पैसे इकट्ठे करने के बाद में उन्होंने देखा यंग लड़कियाँ जो यंग लेडीज़ थी उनको निकाला उन्होंने। वैगन के अंदर गन्ना लोड होता है, गन्ने को कहते हैं जैसे बाहर निकला हुआ उसको काटा जाए, इस तरह से उन्होंने काटना शुरू कर दिया, लाठियों से, तलवार से, बर्छों से, उससे भी ऐसे काटना शुरू कर दिया। लगभग 3000 आदमियों को उन्होंने 3-4 घंटे के अंदर सबको मार दिया। Pages of history encode the past glory of India's independence from the British. August 15, 1947. Every time India raises the tricolor with tears of pride, of gratefulness. But the drum beats of celebrations simmer down in the exasperation of the past cries. The shrieks of pain induced by the dreadful partition of the country. Nearly 1.5 crore had to migrate, leaving behind their motherland, hard-earned wealth, assets, heritage. The consequences of the decisions taken by the founding fathers of our nation uprooted millions of lives from their motherland. The suddenness and the scale at which violence had erupted still haunts the ones who endured that dark chapter of our past. Meet one such survivor, one among the millions who suddenly found themselves on the wrong side of the border, who lost their loved ones on their way to the other side of the border, who fought against the tide of adversity and atrocities to survive the testing time of partition, and very graciously narrated his story for our viewers. मेरा नाम पीएल मेहता है, फुल नेम परमहंसलाल मेहता। हम लोग पार्टीशन से पहले डिस्ट्रिक्ट झेलम में एक छोटे से गांव सौवाल में रहते थे, जिसकी आबादी मुश्किल से 3000 के करीब थी, लेकिन हिंदुओं की आबादी वहाँ पर सिर्फ 5 या 6 फैमिलीज थी। और हमारे फादर जो थे वो महंत थे, उनकी बहुत वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब में 15,000 फैमिलीज के करीब शिष्य थे। वो सब आते जाते थे। हमारे घर में हर साल 2 बार जन्माष्टमी के ऊपर, दुर्गाष्टमी के ऊपर हवन होता था, जहाँ पर 150-200 आदमी हमेशा इकट्ठे होके वहाँ हवन किया करते थे। हमारी थोड़ी सी वहाँ पर ज़मीन भी थी और ये हमारी जॉइंट फैमिली थी। हमारी फैमिली में करीब 14-15 आदमी थे। हम लोग सब इकट्ठे रहते थे गांव में। हमारा घर जो था काफ़ी बड़ा था, जिसको लगभग 1 एकड़ में, आधे एकड़ में मकान था, आधे एकड़ में ग्राउंड था थोड़ा सा, और जानवरों के रखने के लिए एक गाय, भैंस और एक घोड़ी हमारे पास, पिताजी के पास हमेशा रहती थी। हमें मालूम नहीं था कि पार्टीशन होता क्या है। मैं तो छोटा सा बच्चा था, 14-15, साढ़े 10 साल का था। जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ पर जुलूस निकला, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान होता क्या है, हिंदुस्तान है, पार्टीशन है क्या। मैं भी जुलूस में चल दिया, मैं भी नारे लगाने लगा। बाद में जब थोड़े दिनों के बाद में पता चला कि जब झगड़े होने शुरू हुए कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हिंदुओं को शायद यहाँ से जाना पड़ेगा। ये हमारी उस समय व्यथा हुई। कुछ समय के बाद में अगस्त के आखिर में हमारे पिताजी को किसी ने आके कहा कि आसपास के गांव वाले, क्योंकि आपका बहुत बड़ा संपन्न परिवार है, आपके ऊपर अटैक करेंगे और आपसे सब पैसे और जेवर वगैरह छीन के ले जाएंगे। अगर आप रेसिस्ट करोगे तो आपकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे।
पिताजी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर किसी तरह का हमें बचाने के लिए आप अपनी जान दें। तो हमारे पिताजी के दोस्त थे एक मुसलमानों के जो गुरु होते हैं जिनको सैयद बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप जब तक आप यहाँ से नहीं कैंप पे नहीं जाते आप हमारे घर में आ जाइए। हम लोग पूरा अपना खाने पीने का सामान लेकर एक हफ्ता उनके घर में रहे। तो हमने रिक्वेस्ट करी कि आर्मी को क्या हमें यहाँ से निकाल के अपने कैंप में ले जाया जाए। तो पिताजी को किसी ने कहा कि ये जो बलोच मिलिट्री आती है साथ में वो आपसे सारे पैसे छीन लेगी। हमारे पिताजी ने सारा पैसा लगभग 50,000 रुपये कैश और 5 किलो सोना अपने एक मुसलमान दोस्त के पास में रख दिया कि ये रास्ते में हमारे से छीन न ले, आप हमें अगले दिन कैंप में हमें दे जाना। उनका दोस्त जो है, हम लोग तो कैंप में चले गए मिलिट्री के साथ में। हम पिताजी ने अपने रिश्तेदारों से कैंप में जब बात करी तो उन्होंने कहा वो पैसा आपका नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन हम सुबह सो के भी नहीं उठे थे, वो उससे पहले वो पैसा लेके आया, 1 महीने का राशन लेके आया हमारे लिए। तो हम लोग 15 दिन के लगभग कैंप में रहे, 15 से 20 दिन। वहाँ से 3 ट्रेनें चली। पहली ट्रेन सरदारों की थी, जिस ट्रेन में काफ़ी जगह थी, लेकिन पिताजी ने ये कहा कि सरदारों के ऊपर सबसे पहले अटैक होता है, इसलिए इस ट्रेन में हम नहीं जाएंगे। दूसरी ट्रेन चली 2-4 दिन के बाद में, उसमें हमें जगह नहीं मिली। उसके साथ में मुसलमान मिलिट्री थी, लेकिन पहली ट्रेन में सरदारों की जब ट्रेन चलने लगी बाई चांस हिंदू मिलिट्री आ गई, वो उनके साथ आई तो उनको कुछ नहीं हुआ। दूसरी ट्रेन में बलोच मिलिट्री थी, उसके ऊपर ही छुटपुट अटैक हुए 2-3 जगह, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। लास्ट में हमारी जितने बंदे थे बचे हुए लगभग 3,500, वो सबको तीसरी ट्रेन में ओपन वैगन में 150-150 आदमी एक सब सिर्फ बिठा दिया गया बिस्तर के ऊपर या सामान के ऊपर, आप बैठ जाओ, इस तरह से हमें वहाँ से डिस्पैच किया गया। शाम को एक छोटा सा स्टेशन है गुजरांवाला और लाहौर के बीच में, कामुकी, वहाँ पर हमारी ट्रेन जो है ना शाम को पहुँची तो वहीं रोक दी गई। उन्होंने कहा जी ये ट्रेन जो है ना अब हमें शक है कि आपकी ट्रेन के ऊपर अटैक होगा, इसलिए ट्रेन को आज रात को यहीं रोकेंगे। कुछ समय के बाद में हमने देखा कि लोग बाग हथियार लेके हमारी ट्रेन के दोनों तरफ से आगे आउटर सिग्नल की तरफ जा रहे हैं। वो वहाँ पर का 3-4 हज़ार आदमी वहाँ पर मॉब इकट्ठा हो गया आउटर सिग्नल पर। सुबह गुजरांवाले से कुछ लोग पुलिस आई, उन्होंने कहा जो कुछ आपके पास हिंदू जो जितने बैठे हुए थे हथियार हैं वो आप यहाँ सरेंडर कर दीजिए, वरना आप हिंदुस्तान नहीं जा सकते। सारे हथियार हमने सारे उनको सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद में उन्होंने कहा कि हमें शक है कि आगे कुछ मॉब बैठा हुआ है मुसलमान, वो उनको हम ट्रैक के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए जा रहे हैं। वो उन्होंने हटाना क्या था, उनको बुला के ले आए, अब आप अटैक कर सकते हो। फिर सुबह 10 बजे के करीब वो लोग उन्होंने अटैक कर मॉब आ गया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जो आपके पास पैसे हैं वो हमें दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। सारे पैसे उन्होंने छीने। पैसे इकट्ठे करने के बाद में उन्होंने देखा यंग लड़कियाँ जो यंग लेडीज़ थी उनको निकाला उन्होंने। उनको निकालने के बाद में उन्होंने शुरू ये किया कि जैसे वैगन के अंदर गन्ना लोड होता है
गन्ने को कहते हैं जैसे बाहर निकला हुआ उसको काटा जाए, इस तरह से उन्होंने काटना शुरू कर दिया, लाठियों से, तलवार से, बर्छों से। एक लगभग 3000 आदमियों को उन्होंने 3-4 घंटे के अंदर सबको मार दिया। जब वो लोग मारते मारते थक गए तो उन्होंने कहा बलोच मिलिट्री को कि आप जो बचे हुए हैं इनको प्लेटफॉर्म पर निकाल के ले आओ, जिंदा जो बचे हुए हैं या जो थोड़े बहुत ज़ख्मी हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लाया गया कि इनको मार देंगे प्लेटफॉर्म पर ला के। 400 से 500 आदमी के करीब बचे हुए थे, जिसमें से आधे के करीब ज़ख्मी थे। मेरे चाचा जी जिन्होंने बचाया था वो भी, उन्होंने पगड़ी ऐसे अपनी बांध ली कि ठोड़ी कटी हुई थी। बाई चांस वो उधर से मेन रोड जो थी बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ में लगती थी। हिंदू आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स और उनके साथ में कुछ जवान पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। उन्होंने देखा ये ट्रेन कट रही है तो वो स्टेशन पर आ गए। उन्होंने बलोच मिलिट्री का जो सूबेदार था उसकी पिस्टल निकाल के उसकी चेस्ट के ऊपर लगा दी कि ये क्या किया तूने। कहते जी मैंने तो बचाने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा सका। कहने लगे मुझे एक भी दिखाओ तूने कि किसी एक हमलावर को मारा है। कि जी हमला हो गया, मैं क्या कर सकता था। ये उसके वर्ड्स थे। फिर हिंदू मिलिट्री ने रिक्वेस्ट करके कि इनको सारे को गुजरांवाले हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ ले जाओ, कम से कम इनका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो ज़्यादा ज़ख्मी है उनको इमीडिएटली इंडिया तो जा नहीं सकते। ये हमें उतार के दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, गुजरांवाले हॉस्पिटल ले गए। तो अगले ही दिन हमारे चाचा जी जो है ना, जो ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, उनकी डेथ हो गई वहाँ पर। 11 फैमिली मेम्बर्स मेरे सामने उन्होंने मारे ट्रेन में। क्या मेरी ग्रैंड मदर भी थी साथ में। ग्रैंड मदर बेचारी वो इधर उधर देख के ऊपर कपड़े डालती रही लेकिन कुछ नहीं बचा सके। जो बचे थे वो मैं बचा था, मेरे पिताजी थे, मेरे चाचा जी की एक लड़की थी और एक छोटा सा बच्चा चाचा जी का था जो कि जिसे फीड ना मिलने की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। मेरे एक एल्डर ब्रदर थे जो रावलपिंडी में रहते थे, जो आर्मी में थे। मेरी मदर जो है वो ब्रदर के पास गई थी, उनका एक छोटा बच्चा था उसको लुक आफ्टर करने के लिए। वो वहाँ फंस गए। तो मेरे ब्रदर की वाइफ, एक भतीजा मेरा और मदर, वो वहाँ से बाई एयर दिल्ली आए थे। लेकिन बाकी जो फैमिली हमारी, चाचा ताया और उनके बच्चे हैं, उनमें से 3 ही हम लोग बचे। सारा पैसा उन्होंने हमारे से लूट लिया। मेरे पिताजी के पास 234 रुपये सिर्फ जेब में रह गए थे। एक हफ्ते के बाद में आरएसएस वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे ट्रेन कट गई है और उस ट्रेन की जितने वहाँ पर ज़ख्मी आए उनको कोई मदद मिल नहीं रही किसी तरह की भी। खाना वगैरह भी नहीं मिल रहा। वो खाना शहर में दंगा होते हुए भी उसमें से निकल के आए, कपड़े लेके आए, खाने लेके आए। 2-4 दिन तक उन्होंने हम लोगों को खाना भी खिलाया। इस पीरियड में फ्लड आ गए थे जिस वजह से सड़क टूट गई थी। बाई रोड हम इंडिया नहीं आ सकते थे। 15 दिन हमें वहीं रुकना पड़ा। 15 दिन के बाद में अमृतसर से ट्रक गए, ट्रकों के अंदर हमें बिठा के फिर इंडिया लाया गया, अमृतसर आए। फिर हमारे भाई साहब ढूंढते ढूंढते अम्बाला पहुँचे। वहाँ से हम लोग मथुरा में, उनकी पोस्टिंग हो गई थी आर्मी में, तो हम लोग मथुरा में गए। मथुरा में हम 1-1.5 साल रहे। लेकिन मथुरा के लोगों की बिहेवियर हमें
हमें फैमिली को पसंद नहीं आया। उसका कारण ये था कि हमारे भाई साहब का दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो कुछ लेडीज़ आ गई कि आप इनको पाल नहीं सकोगे, ये हमें बच्चा गोद में दे दो। और वो कहती थी कि इनको क्या नुकसान हुआ है, रोज़ तो कपड़े धो के पहनते हैं। वो 15 दिन में एक बार कपड़े बदलते थे मथुरा में। फिर हमारे पिताजी ने कोशिश करके भाई साहब की ट्रांसफ़र रुड़की करा ली, तो रुड़की में ही हम लोग सेटल हो गए आके। पंद्रह साल की उम्र में सबसे पहले मैंने जो पैसा कमाना शुरू किया, एक प्रोफेसर जलंधर में अपनी किताब का ट्रांसलेशन करना चाहता था उर्दू से हिंदी में, हिस्ट्री की। उसको हिंदी नहीं आती थी, मैं उसकी ट्रांसलेशन लिखता रहता था, 2 रुपये घंटा मुझे मिलता था। ऐसे हमने अपना जीवन शुरू किया। मेरी अपनी फैमिली है, वाइफ है, मेरा बेटा है, एक ग्रैंड डॉटर है जो आपकी फिल्म लाइन में ऑलरेडी डायरेक्शन लाइन में काफ़ी अच्छी पिक्चरें उसने बनाई हैं। और बेटा में ग्रैंडसन जो है वो एडवोकेट है। पीतमपुरा में रहता हूँ मैं, लेकिन अब भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपना समय बिजनेस में थोड़ा बहुत गुजारूँ ताकि अपने आप को एक्टिव रखूँ। लेकिन वो यादें भूल नहीं सकता मैं।